यूएसए शटडाउन का मुख्य कारण स्वयं ट्रंप है। ट्रंप वृद्ध होने की जगह बूढ़े हो रहे हैं। ही इज गेटिंग ओल्ड रादर देन ग्रोइंग अप। अमेरिका में फिलहाल शटडाउन की स्थिति आ गई है। शटडाउन का मतलब हो गया कि अब अमेरिका के अंदर बहुत सारे जरूरी काम के लिए पैसा नहीं है। कि रात को अगर ट्रंप सोते भी होंगे तो उनको ब्रिक्स दिखाई देता होगा। आए दिन टैरिफ कार्ड हो, कोई टैक्स हो, कोई बायकॉट हो, अमेरिका कर सकता है, भारत ये क्यों नहीं कर सकते? नमस्कार, नमो नारायण। अभी अभी विजयादशमी का आपने उत्सव मनाया और उसका एक शब्द में हम सार ले सकते हैं कि अहंकार बड़े बड़ों का भी ले डूबता है। कहते हैं कि अहंकार ने ही रावण का विनाश लाया था। और वर्तमान का बंगाल के किसी पंडाल में मैंने सुना ट्रंप आसुर रखा गया है। माँ जगदम्बा के वध का कारण ट्रंप आसुर। वैसे गलत भी नहीं है। आज स्थिति यह है कि यूएसए शटडाउन की तरफ बढ़ गया है। यूएसए शटडाउन, और अगर इसमें हम थोड़ा सा भी हल्का भी सहयोग कर लें अपने देश को तो यूएसए की हालत खराब हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट्स हैं। मैं आपको टर्न बाय टर्न बताऊंगा कि कैसे ट्रंप की नीयत खराब हो चुकी है। बगराम बेस को लेकर के वो उसने क्यों अफगानिस्तान को धमकी दी, बगराम बेस किसने एक्चुअली बनाया था, उसका स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, बगराम बेस पे आने के बाद अमेरिका का दुनिया में कितना न्यूसेंस बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो आर्थिक स्थिति इस समय अमेरिका की है उसके लिए जवाबदार ये टैरिफ का कार्ड खेलने वाले ट्रंप कितने जवाबदार हैं और इसका भविष्य क्या है। तो सबसे पहले इस स्थिति को समझिए कि दूसरे विश्व युद्ध की अगर हम शुरुआत 1940 के आसपास अगर मानते हैं तो उस वक्त जो स्थिति अमेरिका की थी वही स्थिति आज में है। बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, मार्केट्स डाउन हो रहे हैं, दुनिया में पूरा विवाद, हर जगह पे अशांति। 80 साल बाद एक बार फिर से मनुष्य का वो इतिहास उसी जगह खड़ा है। लेकिन इस बार खिलाड़ी अलग हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हम देखेंगे तो उस वक्त फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, जापान है, अमेरिका है। लेकिन अब जो खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल दूसरे बदल चुके हैं। चाइना है, इंडिया यानी भारत है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, ईरान भी आपको दिखेगा। तो खिलाड़ी बदल गए और खेल का नियम तो वही रहता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। डोनाल्ड ट्रंप वैसे देखा जाए तो अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के वर्तमान के 47वें प्रेसिडेंट हैं, 47वें। और ये प्रेसिडेंट वो बने थे जनवरी 2025 में। इसके पहले वो 45वें प्रेसिडेंट बने थे 2017 से 2021 तक। उस कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने बहुत अच्छा अमेरिका को उठाने के लिए जो योगदान दिया उसको हमें मानना पड़ता है कि उस वक्त उनकी विजन बढ़िया रही। और मैं शुरू से ही कहता हूं कि आदमी का जो माइंडसेट है उस पर उम्र का असर होता है। 2017 के अंदर और 2024 के अंदर उम्र का बहुत बड़ा एक फर्क तो पड़ गया। तो शायद मुझे लगता है कि ट्रंप वृद्ध होने की जगह बूढ़े हो रहे हैं। ही इज गेटिंग ओल्ड रादर देन ग्रोइंग अप। सो एनीवे, 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन कुछ चुनिंदा साधक ही मुझसे श्री विद्या के अंतर्गत जो मैं स्वयं से पूजन करता हूँ श्री यंत्र का, उसमें आपके नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए हम इस पूजा में जुड़ते हैं। और इस पूजा के षोडशोपचार पूजा और जो भी बाकी के विधि विधान है उसको लक्ष्मी पूजन के अंतर्गत करेंगे 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस को। तो जुड़िए वेबसाइट www.swamiyopar.com पे अपने नाम का पंजीकरण करने के बाद। अगर और इसको मैं कहूँ कि ट्रंप का जो एम्बिशियस एक नारा है मगा, हम उसको बोलते हैं मगा बाबा। मगा बाबा का मतलब है MAGA। मगा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मगा, और उसके बाबा ट्रंप है। तो मगा बाबा वहाँ फेल है, क्योंकि उसके सामने जो मेक इन इंडिया की मुहिम है वो रंग दिखा रही है, अपना पकड़ के दिखा रही है कि हम क्या कर सकते हैं। बगराम बेस से अगर प्रारंभ करें तो सबसे पहले आप सोचो बगराम बेस क्या है, उसका महत्व क्या है, आप इस क्लिप के माध्यम से समझिए। दोस्तों, अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है।
डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया है कि हम बगराम वापस चाहते हैं और अगर अफगानिस्तान ने इसे नहीं लौटाया तो बुरी चीजें होगी। अब सवाल यह है कि ये बेस इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बगराम काबुल से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है और रणनीतिक रूप से देखा जाए तो चीन की परमाणु साइट्स और सेंट्रल एशिया के बेहद करीब पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका के लिए ये जो एयरबेस है आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस और चीन पर नजर रखने का एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद यहाँ जो एयरबेस है तालिबान के नियंत्रण में आ गया और तालिबान ने साफ कह दिया है कि अफगानिस्तान में कोई विदेशी सैनिक वापस नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि बगराम को दोबारा हासिल करना आसान नहीं होगा। अगर अमेरिका दबाव डालता है तो तालिबान विरोध करेगा और अगर किसी समझौते से वापसी भी होता है तो इसके पीछे आर्थिक या कूटनीतिक सौदेबाजी जरूर होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ जो मामला है सिर्फ एक एयरबेस का नहीं है, बल्कि अमेरिका, चीन, तालिबान और पूरे सेंट्रल एशिया की पावर गेम का एक हिस्सा बन सकता है। आपने देखा कि बगराम बेस जो है स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बगराम बेस से ही आप पूरे पावर को अपने, जो बगराम बेस पर रहेगा वो पूरा पावर गेम खेलेगा, सेंट्रल एशिया को डोमिनेट करेगा, चाइना, रशिया, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब पे उसका डायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा। बगराम बेस वैसे तो अगर ट्रंप के पहले वाले प्रेसिडेंट बाइडेन पूंछ दबाकर भागते नहीं तो बगराम बेस यूएस अपने पास रख सकता था। लेकिन हकीकत यह है कि बगराम बेस को बनाने में सोवियत, उस वक्त का जो संयुक्त सोवियत है उसका हाथ है। तो ये बगराम बेस हुआ किसका? सोवियत संघ का। लेकिन सोवियत संघ अपने पावर से चूक गया, अब तो रशिया है। लेकिन एथिक्स के हिसाब से रशिया का उस पर अधिकार बनता है। लेकिन मान लो कि वर्तमान की परिस्थितियां ये हमें अलाउ न भी करती हों, तो क्या समीकरण है कि बगराम बेस पर अमेरिका को रोका जा सकता है? तो ये कल्पना नहीं, ये प्रैक्टिकल है। अगर ब्रिक्स नेशन अपने आप में सक्षम होकर के, ब्रिक्स जब मैं कहता हूं तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और उसके साथ साथ ब्रिक्स के साथ जो और देश भी जुड़े हैं, साउथ अफ्रीका के साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई 2024 में, और 2025 में दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया भी ब्रिक्स के साथ मेंबर तरीके जुड़ गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी संख्या है। ब्रिक्स बैंकिंग, ब्रिक्स करेंसी और ब्रिक्स की जो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग की इकोनॉमी है, इससे अमेरिका को बहुत डर लगता है, और डर इतना कि मुझे शब्द का प्रयोग करना पड़ता है कि रात को अगर ट्रंप सोते भी होंगे तो उनको ब्रिक्स दिखाई देता होगा। तो अगर स्ट्रेटेजिकली ब्रिक्स नेशन इस बगराम बेस को मेंटेन करने के लिए अफगानिस्तान से बात करें और अफगानिस्तान को ब्रिक्स में अंदर लाया जाए, तो यह नाटो का समांतर एक संस्था हो जाता है। अफगानिस्तान के अंदर अगर ब्रिक्स का ये बगराम बेस आ जाता है तो एक तो उससे अमेरिका दूर हट जाएगा, दूसरी इस पूरे क्षेत्रीय जो स्वायत्ता है या क्षेत्रीय शांति है और जो क्षेत्रीय समीकरण है उसमें अमेरिका को बाहर रखा जा सकता है और यूरोप को बाहर रखा जा सकता है। क्योंकि इस बेस पर अगर अमेरिका आ गया तो बाय डिफॉल्ट नाटो आएगा, और नाटो आने के बाद, अमेरिका आने के बाद पूरे बैलेंस जियोपॉलिटिक्स का खराब हो जाएगा, और इसमें एक बड़ा रोल होगा पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान चेंज हो जाएं और एक विजनरी सरकार आ जाए तो वो भी ब्रिक्स का हिस्सा बनने में मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी तकलीफ किसी को हो सकती है, बशर्ते कि आतंकवाद से पाकिस्तान को दूर हटना होगा। पर अमेरिका अगर बगराम बेस के माध्यम से एशिया में आ जाता है तो ये अशांति का कारण बनेगा। मैं दूसरी जिस चीज को लेकर के आपसे बात कर रहा था, जिसको आपने थंबनेल में देखा, यूएसए शटडाउन। यूएसए शटडाउन का मुख्य कारण स्वयं ट्रंप है, क्योंकि वर्ष 2025 की पहली तिमाही यानी फर्स्ट क्वार्टर में ही यूएसए जीडीपी की 0.3% की गिरावट हो गई है। अब 0.3% आपको लगता होगा ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन जो इकोनॉमी की साइज है अमेरिका की, उसका 0.3% बहुत बड़ा आंकड़ा है। और 0.3% की उसकी इकोनॉमी गिरने से जो विश्व पर उसका असर पड़ता है, ये ऐसा ही है जैसे किसी तालाब के अंदर आप पत्थर गिरा दो,
तो पानी की जो रिपल्स यानी वो लहरें समान बनती हैं, वो दिखती हैं कि ये असर दिखा रहा है। आप सब लोगों के प्रेम पूर्वक अनुरोध पर भैरव साधना कैसे की जाती है, भैरव साधना की एनर्जी, भैरव साधना का जो भी एक अपना परिप्रेक्ष्य है, उसको समझने के लिए मेरे साथ व्यक्तिगत मात्र 45 साधक 2 दिन के इस शिविर में शामिल होंगे। आनंद मौन, श्री त्रिपुर भैरव आनंद मौन साधना शिविर 1 नवंबर और 2 नवंबर। साथ ही हम आपको इस शिविर के अंतर्गत जो बारीकियां हैं साधना की, मेडिटेशन की, वो भी समझाएंगे। और जो 45 साधक जुड़ेंगे और उसके अलावा जो नहीं जुड़ पाएंगे वो ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए 1 नवंबर और 2 नवंबर मिलकर करें श्री त्रिपुर भैरव आनंद मौन साधना। अमेरिका में मंदी दस्तक दे रही है और उसकी आशंका वैश्विक स्तर पर अपना असर दिखाएगी। बेरोजगारी की दर जो है वो 4.3% है। आप कहोगे तो हिंदुस्तान के अंदर कितनी बेरोजगारी है, बट ये कंपैरिजन नहीं चल रहा है कि भारत का और अमेरिका का। अमेरिका एक डेवलप्ड नेशन है, सबसे ज़्यादा उसके पास सोर्स, रिसोर्स, डिपॉजिट और वैश्विक आर्थिक जो मार्केट है उसको डोमिनेट करता है। 4.3% की जो बेरोजगारी है अपने आप में बहुत बड़ा नंबर अमेरिका के लिए है और उसको बेचैन करता है। साथ में इसको स्टैम्प मार्क करके, जिसको कहते हैं ना, सर्टिफाई करता है मूडीज सर्टिफिकेट। मूडीज जो हमारे लिए भी कभी कभार आपत्तिजनक, जिसको हम बोलते हैं, एक टिप्पणियां होती है, तो मूडीज ने कहा है कि अमेरिका में रिसेशन आ रहा है, सावधान हो जाओ। टैरिफ लगाने से यूएसए को कोई फायदा नहीं हुआ है भाई। टैरिफ लगाने से यूएसए के राजस्व में 1.7 ट्रिलियन डॉलर से घट करके सिर्फ 559 बिलियन डॉलर की ही कलेक्शन रह जाएगी। इसका अंतिम परिणाम जो है वो दुखदाई है। ये जब तक वो इस चीज़ को रियलाइज करेंगे तब तक विधि के विधान में मुझे लगता है कि अमेरिका को ये दुख झेलना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि ये स्थिति 1943 या 40 के आसपास की है, तो ये युद्ध के लिए भी जवाबदार बनेगी। वैश्विक युद्ध इसके स्तर पर हो सकते हैं क्योंकि मंदी बढ़ेगी। सर्विस सेक्टर, अमेरिका का सर्विस सेक्टर बहुत मजबूत है। अमेरिका की अगर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो वो डिफेंस इंडस्ट्री है। तो डिफेंस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए युद्ध होना दुनिया में बहुत ज़रूरी है। तो अनाप शनाप युद्ध अमेरिका करवाता ही रहेगा। मिडिल ईस्ट में करवाएगा, कभी एशिया में करवाएगा, कभी यूरोप के अंदर ही करवा देगा, कभी रशिया के साथ किसी का करवाएगा, सो दैट अमेरिका अपने रक्षा संसाधनों को बेच सके और पैसे ला सके। वरना ये जो उसका बलून है या पेपर इकोनॉमी का जो ये हम कहते हैं 43 ट्रिलियन डॉलर, ये उसके गले में फांस बन जाएगा और धड़ाम से ये देश जो है नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा। मैं आ रहा हूं कि भारत इसमें अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कैसे कर सकता है। हमें क्यों स्वाभिमान नहीं है कि अगर आए दिन टैरिफ कार्ड हो, कोई टैक्स हो, कोई बायकॉट हो, अमेरिका कर सकता है, भारत ये क्यों नहीं कर सकते? आप गूगल को अगर सर्च करोगे कि अमेरिकन 10 कंपनियां प्रोमिनेंट हैं जिनका हम बायकॉट कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि यूएसए गो बैक, तो सबसे पहले वो अमेजॉन होगा। आप जो अमेजॉन से ये माल मंगवाते हो, ये यूएसए की कंपनी है जो भारत की गाड़ी कमाई वापस ले जा रही है। सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी, ये सरकार का बात का काम। लेकिन एक सिटीजन होने के नाते, नागरिक होने के नाते, जागरूक भारतीय होने के नाते मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं इतना कर सकता हूं कि अमेजॉन का बायकॉट कर सकता हूं, मैं पिज़्ज़ा का बायकॉट कर सकता हूं, मैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, कोको कोला, पेप्सी, इसका बायकॉट कर सकता हूं, मैं उसके बनाए हुए एप्पल फ़ोन वगैरह का बायकॉट कर सकता हूं। तो इतना भी अगर संकेत अमेरिका मार्केट में जाता है तो पैनिक हो जाएगा। मैं कल ही किसी अपने मित्र से बात कर रहा था यूएसए में, तो उन्होंने कहा कि भारतीयों को H1B वाली वीज़ा का जो उन्होंने $1 लाख की डिपॉजिट के लिए शर्त रखी है, उससे उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक सर्वे उन्होंने जब करवाया इंटरनल कि क्या रोज़गार बढ़ा अमेरिका में, तो उन्होंने कहा नहीं, उल्टा अमेरिकी काम करने वाले काम छोड़ करके जा रहे हैं। रीज़न, अमेरिकी वैसे देखा जाए काम करने में कामचोर हैं। भारतीय 10-10, 12-12 घंटे वहाँ काम करता है, लेकिन अमेरिकी काम नहीं करता। अमेरिकी
अपने असिस्टेंस या हेल्प से काम कर सकता है, भारतीय उसको मदद देता है तो वो काम कर सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जो कंप्यूटर प्रोग्राम से लेकर के जो भारतीय थे, अब उनके हटने से उनके ऊपर इतना लोड आ गया है काम करने का कि अमेरिकी चाहता नहीं है, क्योंकि उसको बेरोजगारी भत्ता उतना मिल जाता है कि वो खा पी के आराम से बीच पे नंगा पुंगा सो सकता है, तो काम क्यों करेगा। तो सीधी सी बात है, जिस दृष्टिकोण से ट्रंप ने ये किया कि भारतीयों को मेजॉरिटी उसने रोका, वो उसके देश को नुकसान कर रहा है। साथ में मुझे इस चीज की व्यक्तिगत थोड़ी सी शिकायत है कि हमारे देश के जो एनआरआईज वहां हैं अमेरिका में, मैं नाम नहीं लूंगा कि पेप्सी पे कौन है, कि फलाना कंप्यूटर कंपनी में कौन टॉप पे है, एक भी भारतीय ने अपने भारतीय होने का फर्ज नहीं अदा किया। किसी ने भी एक स्टेटमेंट भारत के पक्ष में नहीं दी कि ये गलत कर रहा है अमेरिका या हम भारत के साथ रहेंगे। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जब इजराइल पर कोई हमला होता है, वो चाहे वाजबी हो या गैर वाजबी हो, दुनिया भर के यहूदी इजराइल पहुंच जाते हैं और कहते हैं हमें बंदूक दो, हम लड़ाई करेंगे। लेकिन भारत के ऊपर जब संकट आता है तो भारत की जलमट्टी से पैदा हुआ ये भारतीय पढ़ता यहाँ है, खाता यहाँ है, डिग्री लेकर जाता वहाँ है, उसके दिमाग में ये आता है कि हम तो अपना रेमिटेंस थोड़ा बहुत भेज देते हैं डॉलर पर, तो मेहरबानी पूरी हो गई। लेकिन भारतीयों की गाड़ी कमाई से, सब्सिडी वाली पढ़ाई में, सब्सिडी वाले अनाज में, सब्सिडी वाले रोड में उनको बड़ा किया जाता है। हर भारतीय का उनके ऊपर उपकार है और भारत माँ का तो सबसे बड़ा उपकार है। तो कम से कम एथिक्स के हिसाब से, जिसको कहते हैं ना मॉरल ग्राउंड के ऊपर, नैतिकता के आधार पर भारतीयों को अपना विवेक जागृत करते हुए, अमेरिका में सर ऊंचा करते हुए कहना चाहिए कि हम भारत के साथ हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया है व्हाट्सएप के सामने दक्षिण भारतीय कंपनी, जिसने व्हाट्सएप के समांतर व्यवस्था चालू कर दी है। थोड़े ही दिनों के अंदर जो हम कहते थे कि सोशल प्लेटफॉर्म भारत के खुद के होने चाहिए, अब धीरे धीरे वो चीजें बाहर आ रही है। ये समय या तो हम बनेंगे या तो हम मिटेंगे, लेकिन विधि का विधान है कि भारत को बनना है, और भारत को बनना नहीं है गुरु स्थान पर के आकर के इस विश्व को दिखाना है कि भारत के अंदर की ये सारी संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर के अमेरिका शटडाउन क्यों हुआ, उसके विषय में आप अंकित सर का ये क्लिप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अमेरिकन शटडाउन का कारण ये था। अमेरिका में फिलहाल शटडाउन की स्थिति आ गई है। शटडाउन का मतलब हो गया कि अब अमेरिका के अंदर बहुत सारे जरूरी काम के लिए पैसा नहीं है, लेकिन जो गैर जरूरी, जिस तरह से पार्क का मैनेजमेंट है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे और सरकारी कर्मचारी हैं, उन सबको छुट्टी पर भेज दिया जाता है। उनकी तनख्वाह या उनके काम के लिए पैसा मिलना बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे डिफेंस डिपार्टमेंट, वेटरन, होमलैंड जस्टिस, एग्रीकल्चर, ट्रेजरी, हेल्थ, ह्यूमन इंटीरियर, ट्रांसपोर्टेशन, सोशल सिक्योरिटी, कॉमर्स, इनमें से कुछ विभाग चलते रहेंगे, काफी सारे विभाग इनके अंदर से बंद हो जाते हैं। अमेरिका के अंदर जो ये सीनेट वाला काम है, यहीं पर इनका बजट अटका हुआ है, क्योंकि यहां पर इनके पास बहुमत नहीं है। जो बाइडेन की पार्टी के लोग हैं वो चाहते हैं कि जो इलीगल की इमिग्रेंट्स आ रखे हैं अमेरिका में, उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी मिले, उन्हें भी हेल्थ केयर मिले। इसलिए इन्होंने बजट में कटौती कर दी उन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स को लाभ पहुंचाने वाली थी। ऐसा कहना है ट्रंप की तरफ से, सरकार का कहना है। मैं सिर्फ शटडाउन तक सीमित नहीं रहूंगा, ये शटडाउन तो खुल जाएगा थोड़े दिनों में, पर भारत से यूएसए गो बैक, हर एक प्रोडक्ट का एक नागरिक होने के नाते हमें बहिष्कार करना चाहिए। सरकारी नीति सरकार बनाती रहे, तभी हमारे अंदर वो भारतीयता और इस देश के प्रति जो हमारा दायित्व बनता है, जो हमारा ड्यूटी बनता है, उसको हम पूरा कर पाएंगे। आप आध्यात्मिक तरीके से मुझसे मिलने और संपर्क करने के लिए वेबसाइट से तो संपर्क कर ही लेते हैं, और इस तरह से हम मिलते रहेंगे। आज ये यात्रा राष्ट्र को समर्पित करते हुए यहीं विराम देता हूं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।